हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देश बंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो 2023 का कैलेंडर दीवारों से उतरने में अभी दोस्तों 8 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी कैलेंडर में 2024 का जो पन्ने हैं अभी से नजर आने लगे हैं। जी हाँ, 2024 में होने वाले आम चुनाव में इस बार कांग्रेस विपक्षी एकता के दम से बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी, ये जाहिर है। और विपक्षी एकता की कमान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल ली है। आज खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि इस बातचीत में विपक्षी एकजुटता को बल दिया गया और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। जिन लोगों से खड़गे ने बात की उनके पॉजिटिव रिस्पांस की खबरें भी हैं। 2024 से पहले कांग्रेस के इस बड़े कदम से बीजेपी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगी है और बीजेपी के कई नेता भी हैं, वो उनकी बातों से ये साफ साफ नजर भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई जा रही है। इसीलिए उनका जो टोन है बीजेपी नेताओं का, वो भी थोड़ा सा डाउन होता दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जो भाषण दे रहे हैं उस पर अगर गौर फरमाएं आप तो नजर आएगा कि हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी को अपनी सत्ता खोने का डर लग रहा है और डर इस बात का भी है कि कांग्रेस फिर से कहीं सत्ता पर काबिज न हो जाए। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो कमाल कर दिखाया है उसका कोई जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर कैम्ब्रिज तक, जी हां, संसद कहां और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां, संसद से लेकर कैम्ब्रिज तक जो बातें कहीं उनका भी कोई माकूल जवाब बीजेपी अभी तक नहीं दे पा रही है। जवाब न देने की स्थिति में बीजेपी केवल इस बात का रोना रो रही है कि राहुल ने विदेश में जाकर देश की बदनामी की है। हालांकि इस बात के लिए बीजेपी की तरफ से राहुल को कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया, केवल जुबानी जमा खर्च किया गया और यह सिलसिला अब भी जारी है। आज ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव में उद्घाटन के दौरान, उस महोत्सव के उद्घाटन के दौरान जब अमित शाह पहुंचे, वहां गृह मंत्री देश के पहुंचे, तो उन्होंने संसद न चलने का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा और कांग्रेस पर भी साथ साथ फोड़ा। यानी राहुल और कांग्रेस दोनों संसद नहीं चलने दिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने की बात भी कही अमित शाह ने, लेकिन यह अमित शाह ने नहीं बताया कि अडानी मुद्दे पर विपक्ष जो मांग संसद में उठा रहा था, जेपीसी गठन की बात कर रहा था, उस पर सरकार क्यों चुप्पी लगाए बैठी रही। कल पीएम मोदी ने भी बीजेपी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस को कोसा था। लगभग 40-45 मिनट के भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, कह रहे थे कि ये लोग कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उस पर हम लोग कल चर्चा कर भी रहे थे। तो दोस्तों, यहां यह समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी अपने महोत्सवों और आयोजनों में अपनी बात न करके कांग्रेस की बात क्यों कर रही है। दरअसल उसे कांग्रेस की मजबूती अब नजर आने लगी है। बीजेपी देख रही है कि अब विपक्षी दल भी राहुल गांधी की मजबूती मानते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में मोर्चा बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो कुछ दिन पहले कांग्रेस के न्योते की बात कही ही थी कि वे इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने राहुल गांधी के जो उनके ऊपर राहुल गांधी को जो सजा मिली है उसके ऊपर या उसके बाद उनको जो सदन से निष्कासित किया गया, निकाला गया, उस बारे में उन्होंने क्यों नहीं बात की थी, अभी तक अपना बयान क्यों नहीं दिया था। ये तमाम बातें उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा था उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि हम अभी तक न्योते का, कांग्रेस के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। आइए रिकॉल करते हैं, जरा सुन लेते हैं नीतीश कुमार की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं तो आप बोलते हैं
कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग बहुत मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो नीतीश कुमार जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, विपक्षी एकता ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और खासकर कांग्रेस की तरफ इशारा इनका कि हाँ दिल्ली गए, 2 बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलकर के भी आए, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आज ये इंतजार पूरा भी हो गया है, जब खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे बात की, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात की। आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी राजनेता हैं, और जानते हैं आप कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ बड़े पद की आस लगाए राजनेताओं को कैसे एक साथ लाया जा सकता है, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ नीतीश कुमार से बात की है, बल्कि 3 अलग अलग राज्यों के 3 दलों के नेताओं से बात की। आने वाले वक्त में बातों और मुलाकातों का सिलसिला जो है वो और बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी जानते हैं कि वे अकेले रहे तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। और कांग्रेस के साथ अगर ऐसे विपक्षी दल आ गए तो राष्ट्रीय राजनीति में वो आगे बढ़ भी सकते हैं। 6 महीने पहले तक जिन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर और बीते जमाने की पार्टी मान लिया था, कुछ तो ये कहते थे कि कांग्रेस का हमारी पार्टी में विलय हो जाए, वे आज कांग्रेस में सत्ता हासिल करने की संभावनाएं देख रहे हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सब राहुल गांधी की राजनीति, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उनके डरो मत के नारे, और सबसे बढ़कर सच के लिए सब कुछ सहने की ताकत के कारण हुआ है। राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि विपक्षी एकता के बारे में आपका क्या कहना है, तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था जरा सुन लीजिए। ये सब आप सुन चुके हैं, नीतीश कुमार जी के इस बयान को भी आप सुन चुके हैं, और राहुल गांधी के इस बयान को भी आप सुन चुके हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की, और हम सब मिलके काम करेंगे। लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है।
तो राहुल गांधी अदानी पर भी अपनी बात रख रहे हैं और बात विपक्षी एकता पर भी रख रहे थे, जो आप पहले भी सुन चुके हैं। यहाँ लाने का मकसद यही था कि आज जिस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात की 3 अलग अलग नेताओं से और उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसे नीतीश कुमार पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए और हम तो ऑलरेडी मिलके आ चुके हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है और एक नए राजनीतिक चैप्टर की शुरुआत कर दी है। राहुल ने बिगाड़ दिया भाजपा का खेल, ये हम लिख भी रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भाजपा का खेल राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कैसे बिगाड़ दिया है। 2024 कितना मुश्किल होने जा रहा है। और जैसे सबसे शुरू में मैं अपनी बात रख भी रहा था कि अभी 2023 का कैलेंडर जो है वो उसको चेंज करने के लिए आपके पास अभी 8 महीने का वक्त है। यानी 8 महीने बाद इस कैलेंडर को आप चेंज करेंगे और 2024 में आप जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां 2023 की बात कम और 2024 की बात ज्यादा हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? क्या कहीं फंसी हुई है भाजपा, या राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति के कारण बीजेपी के नेताओं को अलग अलग बयान देना पड़ रहा है? आज उसी कौशाम्बी महोत्सव में अमित शाह कह रहे थे कि आइए 2-2 हाथ कर लेते हैं। राहुल गांधी से कह रहे थे कि आइए 2-2 हाथ कर लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे मीम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की बॉडी को भी और अमित शाह जी की बॉडी को भी दिखाया जा रहा है कि चलिए 2-2 हाथ कौन किससे करता है। चलिए ये सब मीम, इसलिए मैं मीम बोल रहा हूँ, ये सारे मीम्स चलते रहेंगे, ऐसी बातें होती रहेंगी और राजनीति में ऐसी चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, किसी को दुख नहीं मानना चाहिए। हम बोल रहे हैं, हमसे बुरा आप हमारी बातों का मत मानिए और आपकी बातों का हम बुरा ना माने, क्योंकि राजनीति जो है वो एक खेल है और उस खेल में कौन आगे कौन पीछे, ये हम समझने की आइए अब कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका है जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। 2-2 हाथ करने की बात कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे विजुअल्स सब छाए हुए हैं। कहीं राहुल गांधी पुशअप करते हुए, कहीं डाइव करते हुए, कहीं राहुल गांधी नाव खेते हुए और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते हुए, दौड़ते हुए सब दिखाए जा रहे हैं और कहीं अमित शाह जी भी अलग अलग अंदाज में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये 2-2 हाथ करने वाली बात अमित शाह ने ऐसे ही कह दी या इसके पीछे कुछ और है? राजनीति है या डर है? आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये राजनीति या डर, भय? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में अगर आप देखें, कभी आपने कोई खेल खेला हो, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, कोई भी कबड्डी है, कोई भी खेल हो, आप 2 तरह से जीतते हैं। या तो आप बहुत अच्छा खेलें या दूसरे को गलत खेलने का अवसर दें और जब वो गलत खेले तो आप जीत जाएं। ये 2 तरीके होते हैं। मेरे ख्याल से जो इस समय अपोजिशन की पूरी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि पहले बीजेपी को गलतियां करने दो। और मेरे ख्याल से लगता है कि बीजेपी और सत्ता पक्ष बार बार गलतियां करते जा रहा है और जब वो गलतियां करता है कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, उसके बाद वो कोशिश करता है कि हर बात में वो उस गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती कर दे। देखिए किस तरह से घिरे हुए हैं राजीव जी, आप इसका थोड़ा सा नजरिया लें। आम आदमी पार्टी पीछे लगी हुई है डिग्री के बारे में। अब डिग्री में सारी चीजें हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, कोई क्लास फेलो होगा, कोई टीचर होगा, कोई यूनिवर्सिटी क्लेम करने वाली होगी, वी की स्पेलिंग गलत क्यों है, जो दस्तखत करने वाले हैं वो जो थे उस समय रिटायर हो गए थे या नहीं थे या जेल में चले गए थे, या इस तरह की चीजें उठ रही हैं डिग्री के बारे में। दूसरी बात ये उठ रही है कि आपके जो अडानी का प्रकरण है, राहुल गांधी जो है वो अडानी के प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। जो सुप्रिया स्नेथ हैं उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो ये चीनी कनेक्शन है ये क्या है, क्या आपने पूरी भारत की सरकारी संस्थाओं को अडानी को दे दिया और अडानी ने सारी संस्थाओं को चीनी संस्थाओं को दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि भारत पूरा का पूरा चीनी को आपने लीज कर दिया। तो ये जो अलग अलग घटना है, फिर वो एक किरण भाई पटेल का मामला आया, अब एक नया मामला आ गया। तो इस प्रकार से जो ये घटनाएं घट रही हैं तो उसमें हो क्या रहा है? देखिए बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है
उनके बाद दो बड़े नेता हैं, केवल दो बड़े नेता हैं। बाकी उन्होंने सबकी पावर्स को छीन लिया, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो गडकरी साहब हों। बाकी लोग तो अब किरण रिजिजू जैसे लोग रह गए हैं, लेकिन बाकी जो असली नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अब केंद्रीकरण की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, उसका जो भुगतान किया था वो कांग्रेस ने किया था, वहां भी गांधी परिवार ने केंद्रीकरण किया था। अब उन्होंने क्या किया है, उसमें बुद्धिमानी का परिचय दिया कि वो सारा केंद्र जो है वो खड़गे साहब को बना दिया, जो कि कर्नाटका के व्यक्ति हैं, एक दलित व्यक्ति हैं और एक अच्छे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो वहां पे तो विकेंद्रीकरण उन्होंने कर लिया, लेकिन बीजेपी ने तो विकेंद्रीकरण करने के बजाय केंद्रीकरण कर लिया। आज की तारीख में बीजेपी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नेतृत्व नहीं है। अब आप कांग्रेस के पास देखिए, वहां उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बढ़ने दिया, वहां उन्होंने डीके शिव कुमार को, सिद्धारमैया को और उन लोगों को बढ़ने दिया। तो वास्तविकता में जो आज विकेंद्रीकरण हुआ है वो कांग्रेस के अंदर हुआ है। वो अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन आज यूनाइट कर ले तो जो उसके क्रैक्स हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। तो वेट एंड सी वाली बात है। नीतीश कुमार भी खेल खेल रहे हैं, राहुल गांधी भी खेल खेल रहे हैं, ममता बनर्जी भी खेल खेल रही हैं। ये सब लोग अपने अपना हिसाब से खेल खेल रहे हैं कि बीजेपी बदहवासी में, क्योंकि आज आपके बीजेपी के पास कोई सहयोगी नहीं है और वो सहयोगी न होने की वजह से अब स्टालिन खेल रहे हैं ओबीसी कार्ड। स्टालिन कह रहे हैं कि हम साहब जितनी जगह मंदिर मस्जिद है वहां पे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल बना देंगे, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति आप जानते हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति वो नहीं है। बिहार के अंदर जनजातीय जनगणना की जो बात हो रही है उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वो खेल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से घिरी हुई बीजेपी, जिसके पास केवल दो नेता हैं आज की तारीख में लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और पूरे अपोजिशन ने अलग अलग कोनों से बीजेपी को घेर लिया है और बीजेपी को गलती करने में मजबूर कर दिया है। और ये गलती ही भारी पड़ेगी बीजेपी को 2024 में, जब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं होगी, पैरेलल लीडरशिप नहीं होगी, स्टेट वाइज लीडरशिप नहीं होगी। सब कुछ उन्होंने अमित शाह और मोदी जी पे कर दिया है और जितने सारे गुजरात के लोग हैं वो संलग्न हो गए। तो ये भी भावना प्रबल हो रही है कि कानून जो है पूरे भारतवर्ष के लिए एक है और गुजरात के लिए दूसरा है। सारा केंद्रीकरण, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिस्ट हो, सब गुजरात के हैं। इसका भी मेरे ख्याल से असर पड़ेगा राजीव जी। यानी सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ सेंटर में। और सेंटर में कौन है? तो दो ही लोग हैं, बीजेपी के दो प्रमुख नेता, एक प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री। और क्या सब कुछ इनके इर्द गिर्द चल रहा है। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो भी इधर चले, दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस ने भी घेर रखा है? और क्या अब कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी को अपनी रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं? यह समझने की कोशिश करते हैं, क्या सचमुच ऐसा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा की काट अभी तक बीजेपी खोज नहीं पाई है? और उसके बाद से जैसे जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो कहे कि नहीं अब इस पिच पे नहीं, अगला पिच हमारा है। यहां तो पिच बना करके कांग्रेस दे रही है और बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि आइए दो दो हाथ हम लड़ लेते हैं, कर लेते हैं। आइए जरा समझते हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, किस रूप में देखा जाए? देखिए, पिछले समय से का जो घटनाक्रम है उसमें अनेक ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है राजनीतिक, सामाजिक, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली बात, ऊपर से देखने पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी भी जो है मोदी अमित शाह की रैलियां चल रही हैं, जगह जगह वो जा रहे हैं, जहां चुनाव रैलियां होती है उसको संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। वो इस बात में भी सफल हो गए हैं कि उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने दी, ताकि अदानी का और जो बाकी विवादास्पद मुद्दे हैं वो उठने ही ना पाए। राहुल गांधी को न केवल निकाल दिया बल्कि उनको उनका बंगला भी एक तरह से ले लिया है। तो ये एक तरह से जो उनके अपना जो समर्थक, उनका जो कोर ग्रुप है, उसके बीच वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश बड़ी हास्यास्पद है, क्योंकि पूरा देश जो है एक तरह से ये सारी चीजों की समीक्षा कर रहा है, समझ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं अदानी के और मोदी के जो रिश्ते हैं वो जो बेनकाब हुए हैं, उनको छुपाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। इसका असर जो है आने वाले समय में जो भी चुनाव के दौरान होगा, क्योंकि देखिए इस समय तत्काल में कोई चुनाव अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव कर्नाटक से शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद, इसका असर जो है निश्चित रूप से दिखना भी शुरू होगा और एक चुनाव का असर दूसरे पे जाएगा। और इस साल पड़ने वाले जो 5-6 जो राज्य के चुनाव है, जो अगर जम्मू कश्मीर का हो गया तो 7 हो गए, इन सबका समग्र जो असर है
वो 2024 के इसमें पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जिसकी और कुछ संकेत जो है अखिल स्वामी जी ने दिए कि उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया है। शक्ति के केंद्रीकरण में हुआ यह है कि न केवल पार्टी के अंदर मोदी साहब जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं, एकाकी पड़ गए हैं। इस समय जितने भी उनके जो बड़े मंत्री थे वो बड़े मंत्री भी इसके साथ क्यों नहीं साथ आ रहे हैं, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि हर कोई जानता है, चाहे उनके अंदर बैठे मंत्री हो या दूसरे बड़े नेता हो, वो भी जानते हैं और अब अन्य विपक्षी दल भी जानते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा ऐसे वक्त में उसके न केवल उंगलियां जलेंगी, पूरा का पूरा हाथ जल जाएगा। इस समय जो है इतने विवादास्पद मामले में भारतीय जनता पार्टी फंसी पड़ी है, खुद मोदी फंसे पड़े हैं कि कोई भी साथ देना बिल्कुल गवारा नहीं कर सकता, एफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसा मैंने कल भी कहा था कि अगर ऐसा होता है, इस मौके पर सारी विपक्षी दलों को कांग्रेस ने ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जिसमें उन्हें बाकी तीन तरफ के रास्ते जो है सूने नजर आ रहे हैं, केवल एक रास्ता नजर आ रहा है कि हमको किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा या कांग्रेस को नैतिक समर्थन देना पड़ेगा। और अगर हम कांग्रेस के साथ सीधे सीधे नहीं जाते तो हम भारतीय जनता पार्टी के पास तो बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कोई भी अगले कई सालों इन सब राजनीतिक दलों को, सारे नेताओं को अगले कई सालों तक राजनीति करनी है, तो ये कोई खतरा वो मोल ले ही नहीं सकते कि ऐसे वक्त पर जब पूरा का पूरा देश इशारा कर रहा है कि अदानी और मोदी के रिश्तों को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से बड़ा व्यापक 3-4 बड़े भ्रष्टाचार हुए, चाहे उसमें राफेल का हो, चाहे अभी अदानी वाला मामला हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, अभी तो पिटारा खुलेगा क्योंकि सारी सत्ता उनके हाथ में है, सारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने सारी इंफॉर्मेशन की ताकत अपने हाथ में रखी है, तो बहुत सारी चीजें खुल नहीं रही हैं, लेकिन वो खुलने का इंतजार कर रही हैं और लोग चाहते हैं कि ये चीजें आज नहीं तो कल खुलनी चाहिए। तो ये इस तरीके से अकेले राहुल ने तो बिगाड़ ही दिया है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खेल। इस समय एक बहुत अच्छी लय जो है आप देखें नेतृत्व और कैडर के बीच में आपको नजर आएगी। इस समय जो दूसरी पंक्ति है नेताओं की वो भी बड़ी आक्रामक है, बड़े सुलझे ढंग से सवालों को लेकर जा रही है जनता के सामने। चाहे जितने भी प्रवक्ताओं की देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 8-9-10 सालों से ही नहीं, जब उनके पास सत्ता थी उस मुकाबले में भी आज जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसी संतुलित बातें कर रहे हैं, जैसी वो तार्किक विश्लेषण कर रहे हैं और जिस निर्भीकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं, आज के जो समय जो इस समय जो बहुत सारी चीजें जो चल रही, चाहे मोदानी का कांड हो जिसको उन्होंने मोदानी नाम दिया है, इसके अलावा सारे भ्रष्टाचारों को, कोरोना के समय के कुप्रबंधन को इस समय जो किया जा रहा है, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगले चुनावों में कैसे जाएं, इसको लेके बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खेल वाकई बहुत न केवल बिगड़ गया है, वो संभलने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी की यह है कि उनको कोई रास्ता ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो बहुत ही कर्नाटक के चुनाव में जाएं तो बहुत साफ सुथरे इमेज लेके जाएं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी जी बिल्कुल, आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच एक ऐसे भंवर में इस वक्त बीजेपी है जहां से किस दिशा में जाया जाए, क्योंकि अभी देखिए सामने कर्नाटक का चुनाव, उसके बाद 5 राज्यों के और चुनाव, जैसा अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि हो सकता है छठा चुनाव भी हो जाए जिसमें जम्मू कश्मीर हो। लेकिन इन चुनावों को देखा जाए और संभावनाओं को देखा जाए तो वहां बीजेपी की संभावनाएं कर्नाटक से लेकर के और दिसंबर तक जितने चुनाव हैं 5 राज्यों के चुनाव, वहां बीजेपी की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। और क्या यही सबसे बड़ा कारण है, या कारण वहां से उसकी शुरुआत होती है जहां से राहुल गांधी 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने उसके स्टालिन से बात कर रहे हैं, वो इधर बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से। तो ये जो बात करके एक विपक्षी एकता, और कह रहे हैं कि हम और भी आगे बात करेंगे और भी इसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये जो गतिविधियां चल रही हैं, ये गतिविधियां धरातल पर अब दिखाई दे रही हैं जो पहले दिखाई नहीं देती थी। क्या यही डर है जहां 2-2 हाथ करने की बात कह रहे हैं अमित शाह? राजीव जी, मुझे लगता है कि बीजेपी आपका ये शो देखती है, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण भारत में बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है, और कांग्रेस जब
1977 में चुनाव हारी थी इंदिरा गांधी, तो दक्षिण भारत से अच्छा सपोर्ट मिला था। ये हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा यहाँ पे जी। और आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में दक्षिण भारत में 2 लोगों को बीजेपी ने लिया है। अच्छा, ये 2 लोग कौन हैं, इस पे जरा चर्चा कर दो, फिर आपके सवाल पे आते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ मामला है दोनों। किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश के, इनके बारे में मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही है कि कांग्रेस को बड़ा झटका बीजेपी ने दिया और किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता आ गए बीजेपी में। तो पहली बात कि ये 1 महीना पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे और इनको वापस कांग्रेस में लाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी किरण रेड्डी को। किरण रेड्डी 2010 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उस वक्त भी बड़ी आश्चर्य लोगों को हुआ था कि ये कहां से इनको झाड़ पोंछ के ले आया गया, कोई मास बैकिंग नहीं थी इनकी और इनको चुनाव हारना ही था, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना बाइफरकेशन का, बंटवारे का विरोध कर रहे थे। उसके बाद ये कांग्रेस से निकले, अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बना के चुनाव लड़े 2019 का और जीरो सीट आई इनके पास, एक भी सीट नहीं मिली। वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस में इनकी स्थिति यह थी कि उदयपुर में इनको बुलाया नहीं गया, इनको कोई पदभार नहीं दिया गया और ये पिछले महीने कांग्रेस में छोड़ के चले गए, तो इनको किसी ने बुलाया नहीं कि वापस आ जाओ। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ऐसे ही झटका जो है वो लगा अनिल एंटनी को लेकर। अनिल एंटनी साहब ए के एंटनी के बेटे हैं। ए के एंटनी जरूर कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के लोगों को ये बात हो सकता है कि खराब लगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि ए के एंटनी की रिपोर्ट से कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया था। उदयपुर में ए के एंटनी की रिपोर्ट को किनारे किया गया और ये जो अनिल एंटनी है। प्रशांत जी, जरा ये भी बता दीजिए वो रिपोर्ट क्या थी? हाँ, वो रिपोर्ट ये थी कि ए के एंटनी ने ये कहा अपनी रिपोर्ट लब्बो लबाब में कि कांग्रेस मुसलमानों के करीब दिखाई देती, इसलिए कांग्रेस हार गई चुनाव। और आपको याद होगा कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सोनिया गांधी ने ये बात कही भी थी कि हमारे ऊपर ये आरोप लग गया कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं और उदयपुर में यही सब बातें किनारे कर दी गई और वो अनिल एंटनी अब बीजेपी में कांग्रेस छोड़ चुके हैं 3 महीने पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। और वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या आई? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के दंगों पे थी जिसमें कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का, उस पे ये छोड़ कर गए। और छोड़ने के बाद भी क्योंकि इनके पिताजी और भाई कांग्रेस में अभी भी हैं, इनको भी मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। अभी आपने बताया कि खड़गे जी ने फोन किए हैं नीतीश कुमार को और नेताओं को, इनको कोई फोन नहीं किया कहीं से। ऐसे ही टॉम वडक्कन को कहा गया था कि बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा केरल के चुनाव के पहले मेट्रो मैन ई श्रीधरन गए थे और उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दिया गया था। क्या मिला? जमानत भी नहीं बची उनकी। तो ये मीडिया में, इनके गोदी मीडिया में हेडलाइन क्या बनती है और जमीनी चीज क्या है, अलग अलग बातें हैं। दूसरी बात राजीव जी, राजनीति का बेसिक उसूल यह है कि सेकंड हैंड नेता वैसे ही होता है जैसे सेकंड हैंड स्कूटर चलता है। सेकंड हैंड नेता, इंपोर्टेड नेता पार्टी का मुस्तकबिल नहीं तय कर सकते। आज बीजेपी जहां भी है, बीजेपी अपने नेताओं के दम पे है। वो नेता जो बीजेपी के साथ दशकों से जुड़े हुए रहे, वही नेता तो आज सत्ता में बीजेपी को लेकर आए हैं। कांग्रेस
जहां भी सत्ता में आती है, जब भी आती है, कांग्रेस के जुड़े हुए लोग, जो दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो नेता उसको आगे ले जाते हैं। ये आने जाने वाले नेता पार्टियों का मुस्तकबिल नहीं तय करते, ये 2 दिन की हेडलाइन बनते हैं सिर्फ। तो अब ये 2 दिन की हेडलाइन से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे दर्शकों का मैं देख रहा था कमेंट की आग्रह था, तो मैंने कहा इस पर जरूर बात कर ली जाए। अब देखिए, कांग्रेस का स्थिति ये है कि 3 बड़ी चीजें, 3 बड़े फैक्टर 2024 के चुनाव में होने जा रहे हैं, जिसका आपने भी इंडिकेशन दिया और हमारे बाकी मित्रों ने भी कहा। 3 फैक्टर क्या क्या हैं? एक, भारत जोड़ो यात्रा कितनी असरकारक होगी, वो फैक्टर होगा भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरा, अडानी। आज ही हमारी पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक से बातचीत हुई है और उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिया है कि वो जगह जगह घूम रहे हैं। कल भी वो कहीं थे और किसानों के बीच में थे, और अडानी एक फैक्टर, वो ये कह रहे थे मुझसे कि अडानी वैसा ही फैक्टर होगा जैसा बोफोर्स होगा। और हम याद दिला दें कि सतपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बोफोर्स के मुद्दे पर वीपी सिंह के साथ जनमोर्चा बनाया था। वो कह रहे हैं कि जैसा बोफोर्स का मामला नीचे तक चला गया था, अडानी एकदम जनता में नीचे तक चला गया है। तीसरा फैक्टर होगा विपक्षी एकता। और विपक्षी एकता का भी सिद्धांत, जैसे मैंने परसों भी आपके साथ कहा था, विपक्षी एकता किन सिद्धांतों पे हो रही है? विपक्षी एकता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हो रही है राजीव जी, और वो सामाजिक न्याय का एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, ये केवल नारा नहीं है, एक बड़ी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, लगभग 70-80% की, और उसमें मुस्लिम को भी साथ में जोड़िए, तो एक बड़ी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है जिसका बहुत बड़े भूगोल में उसका असर है। और कांग्रेस ने धीमे धीमे क्या किया है कि जब ये हेडलाइन बनती रहती हैं, मीडिया कुछ और डिस्कस करता है, खड़गे साहब धीमे धीमे उदयपुर में जो चीजें हुई उसको अनफोल्ड कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। भाई मीडिया में तो वही बातें राजीव जी आती जब वो मीडिया में, वो पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे नेता पब्लिक मीटिंग के अलावा भी तो काम करते हैं ना। वो काम वहां उदयपुर को लेकर हो रहा है, और वो काम इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना में जातिगत जनगणना का समर्थन करना एक रेवोल्यूशनरी फैसला है, बड़ा पॉलिटिकल फैसला है। दूसरा, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर परसों ही मैंने बताया था कि सिलसिलेवार ढंग से, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का कोटे में एंट्री हो, SC ST OBC की, या तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। तो सामाजिक न्याय के मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा, जो अंडर करंट होगा। अडानी सुर्खियों में रहेगा और अंडर करंट सामाजिक न्याय का मुद्दा रहेगा, जिसमें बीजेपी पिछड़ रही है। अब मीडिया में बहुत सारी और हेडलाइन आती हैं राजीव जी, और ये लोग भी खबरें प्लांट करते हैं पसमानदा मुसलमानों का, कि साहब बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों से इंगेज कर रही है। तो अभी बिहार शरीफ में क्या हो गया? जिनकी मस्जिदें जलाई हैं उन्हें, जिनका रिजर्वेशन आपने कर्नाटक में छीन लिया, वो कौन है? वो 4% वो मुसलमान हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मुसलमान हैं। वो अशरफ सैयद पठान नहीं है, वो पसमानदा हैं। आप कह रहे हो पसमानदा से हम इंगेज कर रहे हैं, ऐसे इंगेज कर रहे हो पसमानदा से? तो मीडिया, कोई आर्टिस्ट मिल जाए मुस्लिम, तो इतना बेचैनी बीजेपी के अंदर है कि ये कोई आर्टिस्ट भी कर्नाटक में मिल गए तो उसको लेकर भी, अरे किसी आर्टिस्ट के साथ फोटो आ गया, वो मुसलमान है, इसका मतलब ये नहीं कि साहब बीजेपी जो है वो मुसलमानों से इंगेज कर रही है और सारे मुसलमान अब जो है बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, बावजूद इस बात के कि जब मर्जी आए जब उनको पीट दो, जब मर्जी आए गाय का काऊ विजिलेंटे उनको पीट दे, मुकदमे डाल दो उनके ऊपर,
मस्जिदें फूंक दो, उनके घर दुकान फूंक दो, दंगों पे आरोपी बना दो, और उसके बाद भी वो आपको, क्योंकि एक मुस्लिम आर्टिस्ट के साथ मोदी जी ने फोटो खिंचा दिया तो वो जाके लाइन लगा के वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा होने जा रहा है। तो ये 3-4 बड़े फैक्टर हैं जो काम करेंगे। एक और आखिरी बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि मैं बार बार एक बात ये भी कहता रहा हूं कि एक बड़ा पॉलिटिकल आइडिया दशकों तक प्रभावित करता है। मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक पॉलिसी आइडिया था, राम मंदिर मूवमेंट एक पॉलिटिकल आइडिया था, मोदी साहब के पास एक पॉलिटिकल आइडिया था विश्वगुरु का, एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। कैसे एक्सिक्यूट करेंगे जब आप कहेंगे कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, विपक्ष जो है विदेशों में जाके सुपारी दे रहा है उनके खिलाफ, तो आप विश्वगुरु का आइडिया तो उन्होंने खुद ही सुई चुभा दी। तो एक बड़ा पॉलिटिकल आइडिया जिसमें बड़ा पोटेंशियल मैं देखता हूं राजीव जी, वो भारत जोड़ो है, इंक्लूसिव इंडिया का आइडिया। और ये आइडिया अगर कामयाब होता है तो ये दशकों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रशांत जी, भारत जोड़ो यात्रा और वो भी इंक्लूसिव इंडिया की बात, और भारत को जोड़ने की बात करनी चाहिए। विश्वगुरु तो बाद में आप बन ही जाएंगे, और विश्वगुरु में जो सुई चुभाने वाली बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। और देखिए G20 के आपके पास, हमारे पास अध्यक्षता है, और उसके बाद उस मौके को हम भुला नहीं पा रहे हैं, जबकि हम यहाँ बैठ करके कभी यूरोप को कोसते हैं, कभी अमेरिका को कोसते हैं, तो कभी किसी और को कोसते हैं, और फिर राहुल गांधी का संबंध चीन के साथ निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी रोज एक विस्फोट करते जा रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके और चीन के साथ क्या संबंध है अडानी के, वो आज फिर से शेयर किया है, कल भी उन्होंने शेयर किया था। तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन आज जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले नीतीश कुमार से बात करते हैं, फिर महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से बात करते हैं, और फिर उधर MK स्टालिन जो अभी तमिलनाडु के सीएम है उनसे बात करते हैं। 3 महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। और धनंजय कुमार जी, मैं देख रहा हूं कि थोड़ा आपका वीडियो जो है वो डाउन है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपकी आवाज ठीक से आए। 3 महत्वपूर्ण कड़ी है, 40 सीटें बिहार में, 48 सीटें इधर महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु और पुदुचेरी को मिला लें तो 40 सीटें वहां भी, 39 तमिलनाडु में और 1 पुदुचेरी, 40 वहां, 40, 80 और इधर 40, 128 सीटें। और इन 128 सीटों में बहुत मजबूती के साथ, बहुत दमदारी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे, वो है इधर नीतीश कुमार, उधर उद्धव ठाकरे, और नीचे जाएं आप तो फिर MK स्टालिन। और इन तीनों से आज बातचीत क्या मायने रखती हैं, 128 सीटें क्या मायने रखती हैं विपक्षी एकता के लिए, 2024 के लिए, और बीजेपी की इस घबराहट के लिए। इसलिए थोड़ा लाइट की कमी है यहाँ, अभी हमने वो लगाया नहीं है यहाँ पे। खैर, तो आवाज आ रही है मेरी ना? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। और राजस्थान में आप हैं, और राजस्थान तो ऐसे भी अभी बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। चलिए राजस्थान की बात भी बाद में करेंगे, लेकिन पहले इन 3 राज्यों और उसमें जो घिरी हुई है बीजेपी और कैसे घेर रहा है विपक्ष, ये जरा बताइए। धनंजय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा उनको कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसी सवाल के साथ आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आप बैठे हुए हैं धनंजय जी, आपकी बात सुनना जरूरी है, क्योंकि अभी आप राजस्थान घूम रहे हैं और 6 महीना पहले घूम रहे हैं, तो राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है ये जानना आपसे बेहतर और कौन बताएगा। आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में देखा जाए इन तीनों राज्यों के प्रमुखों से बात करना मल्लिकार्जुन खड़गे का? देखिए राजीव, ये तीनों राज्यों के प्रमुख जो हैं ये विपक्षी एकता की एक तरीके से कहा तो धुरी है, और उस विपक्षी एकता की धुरी है जो नॉन कांग्रेस विपक्ष है, जिसको लेकर के तीसरा मोर्चा बनाने की बातें की जाती रही हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, वो कांग्रेस से अलग होकर चलेगा, ना कांग्रेस के साथ जाएगा ना भाजपा के साथ जाएगा। तो इनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जो है वो अब इसका मतलब अब इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है कि जो
विपक्ष है उसके साथ किस तरीके की रणनीतिक साझेदारी हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, तो तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मसला है ही नहीं, वहां तो AIADMK है, भारतीय जनता पार्टी का जो LI है, तो उसके वहां उस तरीके की चीजें होनी है। बिहार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां नीतीश कुमार और RJD के साथ जो है JDU के साथ कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है और इनके साथ बात करके किस तरीके से इसका एक्सपेंशन विस्तार जो है और राज्यों में किया जाता है। महाराष्ट्र में जो है एक अच्छे विपक्षी गठबंधन की मिसाल जो है वो महाविकास अघाड़ी ने प्रस्तुत की है कि हमारी आइडियोलॉजीज भिन्न भिन्न है, आइडियोलॉजी के स्तर पे हमारी कई जो है वो विरोधाभास है आपस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो हम एकजुट हैं। तो मुझे लगता है कि जो महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में एक मॉडल पेश किया है, उसी मॉडल पे आगे चल करके कई राज्यों में ये गठबंधन बनेंगे और रणनीतिक साझेदारियां होंगी। जरूरी नहीं है कि सारा विपक्ष जो है वो एक ही कैंडिडेट उतारे, ये भी हो सकता है कि कई राज्यों में अलग अलग तरीके से गठबंधन हो, अलग अलग तरीके से लोग उतरे, लेकिन कुल मिलाकर के लक्ष्य जो है वो यही होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मजबूत विपक्ष का एक मोर्चा बने और मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो। तो इस पे जो है वो चर्चा जो है होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ही लड़ाई में है और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका अपना अपना एक राज्य जो है जहां वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो वहां कांग्रेस के साथ उनकी क्या रणनीतिक साझेदारी होती है, कांग्रेस को वहां क्या हिस्सा मिलता है, तो अब ये तो हिस्सेदारी की बातें होंगी। लेकिन अगर इतने समय से इतना ज्यादा पहले जो है, मतलब लगभग 1 साल पहले अगर चीजें चल रही हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष की बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है कि सीटों का बंटवारा जो है वो किस तरीके से होगा। तो सीटों का बंटवारा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इन पे जो मुझे लगता है कि चर्चा होगी और इस पे जो है आगे चल करके विपक्ष जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर जो है वो साझेदारी होगी। अब जिस तरीके से अमित शाह जी जो कह रहे थे कि ताल ठोक कर ये 2-2 हाथ कर लो, तो वो अमित शाह जी है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अमित शाह जी को बधाई देनी होगी कि अमित शाह जी कम से कम मिथ्या वाचन नहीं करते हैं। इस देश के ऊपर उनका सबसे बड़ा उपकार है कि उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो जुमले फेंकते हैं। तो ऐसा उपकार जो है वो अमित शाह जी ने जब किया है, तो उनके 2-2 हाथ करने को भी आप जो उसी तरीके से लीजिए। इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो विपक्ष से 2-2 हाथ करना चाहती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी जो है उसको अमित शाह का ये वक्तव्य जो है वो प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और उसे लगता है कि विपक्ष के साथ अब 2-2 हाथ करने की नौबत आ गई है, क्योंकि अब जुमले जो हैं वो नहीं चल पा रहे हैं और जनता के सवाल जो है वो सतह पे आ रहे हैं और जनता भी जब सवाल पूछ रही है तो जनता के सवालों से कैसे बचा जाए, तो उसका एक ही रास्ता है कि विपक्ष से 2-2 हाथ किए जाए। तो अब इसके लिए अमित शाह जी को कुश्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए ईडी है, CBI है, तमाम और एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेंगी, 2-2 हाथ करेंगी विपक्ष के नेताओं के साथ में और कर ही रही है मजबूती के साथ। प्रधानमंत्री CBI के कार्यक्रम में कह ही चुके हैं कि आप 2-2 हाथ कीजिए अच्छे तरीके से और खुली छूट है आपको 2-2 हाथ करने की, तो वो करेंगी अपना 2-2 हाथ। तो उसमें अमित शाह जी जो है वो अपना जो है वो क्यों वजन जो है थोड़ा कम करना चाहते हैं 2-2 हाथ करने के लिए, मसला तो राजीव जी ये है। लेकिन कुल मिलाकर के जो राजनीति अब चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके समय से पहले बातचीत की है, नीतीश कुमार का भी जो हालांकि वो पुराना बयान है कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार तो कर रहे हैं नीतीश कुमार, अच्छी बात है नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो विपक्षी दलों के साथ एक लगातार जो है वो संपर्क अब बनेगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों का बंटवारा, दोनों चीजों पे मुझे लगता है कि अंदर अंदर जो है चीजें समय से काफी पहले तय हो जाएंगी और एक जो है वो कार्यक्रम तय हो जाएगा कि किस नारे के साथ जो है वो इस सरकार के खिलाफ चुनाव में जाना है। जी बिल्कुल।
नीतीश कुमार का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से फोन या कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं वो फोन कर चुके हैं और बातचीत का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कल सदन की कार्यवाही खत्म हुई थी, आप सबको पता ही है, और संसद में जो कुछ हुआ वो पल पल की रिपोर्ट आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन आज कल भी और आज जब अमित शाह, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज अमित शाह जो भाषण दे रहे थे और उनका कहना था कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कारण इस बार संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई, बहुत कम रिस्पांस रहा वहां पे संसद में। खैर, पूरी दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है कि किसके कारण क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि क्या अदानी का मामला, जैसा अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, इन्होंने एक इंटरव्यू आज ही लिया है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कल शाम आप देख पाएंगे, और बहुत सारी बातें उसमें से निकल करके आई हैं और जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र भी कर भी रहे थे प्रशांत टंडन जी, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और उसका, क्योंकि चूंकि सत्यपाल मलिक जो हैं वो सरकार के अंदर रह करके सरकार के नुमाइंदे की तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में तब वहाँ थे वो जब पुलवामा की घटना घटी थी, आपको याद होगा 2019 का साल, और उनके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील होता है और वहाँ पर गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट आ जाता है, यानी कि एक पद नीचे हो जाते हैं। लेकिन सतपाल मलिक नीचे नहीं थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया और आखिरी उनकी पदस्थापना जो हुई थी वो हुई थी मेघालय में। मेघालय के बाद उनको आगे उनका टेन्योर न बढ़ाया गया न कहीं भेजा गया, और अब वो फ्री हैं, बातें कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में भी खुलकर बात कर रहे थे। आप सबको याद होगा कि उन्होंने अमित शाह के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, और ये कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या कुछ कहा है इनसे पर्सनली, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इन सब में से क्या क्या बातें प्रशांत टंडन जी करके आए हैं वो कल शाम आप देखिएगा। लेकिन अभी जो चर्चा है वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा ये है कि क्या अब विपक्ष जो है वो एक अलग मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो यहाँ हमारे तमाम साथी कह भी रहे थे वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा वो एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी है, और वहीं से इस डर की, खासकर बीजेपी के डर की शुरुआत यहीं से होती है। क्या राहुल गांधी ने सचमुच बिगाड़ दिया है भाजपा का खेल? 2024 के जिस खेल में भाजपा लीड ले रही थी उसमें पिछड़ती हुई क्यों जा रही है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, जो भी मैच आप लोगों को पसंद हो, हर मैच में कभी इसका पलड़ा भारी कभी उसका पलड़ा भारी ऐसे होता है। लेकिन एक वक्त आता है जब लगता है कि नहीं, अब तो ये हार हो ही गया। क्या उस पोजीशन पे अभी है इधर उधर वाली? तो बहुत सारे सवाल इस चर्चा के दौरान हम ढूंढने की और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आना चाहता हूं, हमारे साथी धनंजय कुमार जी अपनी बात रख रहे थे और बता चुके हैं पहले कि वो राजस्थान में हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका नेटवर्क डाउन है। लेकिन धनंजय जी प्लीज अपनी बात रखिए। और आपके पास हम आए थे इन 3 राज्यों के प्रमुख नेताओं से, जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष साहब ने जो बात की है वहां पर। देखिए, जो मैं बता रहा था कि जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे प्रशांत जी, तो सामाजिक न्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पे अभी हमारे सामने है। अब आप गौर कीजिए उसके साथ साथ ये जो दक्षिण भारत है वहां तमिलनाडु जो है और डीएमके स्टालिन जो है जिसके नेता हैं अभी, सामाजिक न्याय पे लगातार उन लोगों ने काम किया है और एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी को खड़ा होने में बहुत मुश्किल है। फिर दूसरा प्रदेश आइए, आप बिहार आते हैं तो बिहार में भी देखिए सामाजिक न्याय की ही बात चल रही है लंबे समय से। जाति जनगणना पहली बार वहां शुरू हुई है और वो सामाजिक न्याय के तहत ही है। तो कांग्रेस पार्टी जिस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, और मैं कहूं कि इन दोनों से पहले, मतलब ये गठबंधन की बात चल रही है, इससे पहले भी अगर आप गौर कीजिए पिछला जो यूपीए का काल रहा, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, ये सब सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके ही किया गया। और अभी राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ लाया गया है उसमें भी सामाजिक न्याय का पहलू है कि भाई सब लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को भी सही इलाज मिले। और यहाँ पे अब राजस्थान में मैं देख रहा हूँ कि सिलेंडर के दाम जो है 550 रुपए के करीब है, उनको सब्सिडी दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। 1100 उस समय तो भरना है, लेकिन बाद में उनके पास सब्सिडी के पैसे आ जाते हैं। राजस्थान के लोग इस बात से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत खुश है।
तो जो सामाजिक न्याय का मसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि ये दोनों नेता, मैं आपके प्रोग्राम में लगातार ये बोलता रहा हूं कि अगले चुनाव में महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन तीनों प्रदेशों के लोगों ने या नेताओं ने साथ दिया है, राहुल गांधी के साथ आके खड़े हो गए। जैसे जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के से अलग होकर के सरकार बनाई, महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर के, तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा उस बात से। और हिंदू वोट पे जो दावेदारी रहती रही कि हिंदू वोट सिर्फ हम ही बात करेंगे, तो एक शिवसेना ने उस पे एक छेद किया, उसमें टुकड़े किए। और आज महाराष्ट्र में देखिए कि सारे हिंदू वोट अगर कहें कि बीजेपी के साथ है तो वो नहीं कहा जा सकता है। सेम आप जाइए, आप बिहार जब जाते हैं तो बिहार में जितने दिन नीतीश जी साथ रहे, बीजेपी ने लगातार कोशिश की कि पटरी पे से बिगाड़ा जाए, उतारा जाए सरकार को और हिंदू मुसलमान में बांटा जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने लगातार हिंदू मुसलमान को आने नहीं दिया। अभी देखिए दंगा हो गया, इतना भयानक दंगा कराने की कोशिश की गई, हालांकि उतना भयानक हो नहीं पाया। जरूर मस्जिद में आग लगाई, अजीजिया जो मदरसा है उसको जला दिया गया, कुछ लोगों की गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जलाई गई। लेकिन हिंसा, एक कहिए कि अच्छी बात यह रही कि उस तरह से नहीं हुई और प्रशासन ने उसको कंट्रोल कर लिया बहुत जल्दी। वहां कर्फ्यू भी नहीं लगाना पड़ा और 144 से काम चल गया। तो सब लोग, जबकि वहां उस समय खुद गए हुए थे, जो गृह मंत्री है उसके बगल वहां से 20-22 किलोमीटर दूर जो है हिसुआ है, और वहां जाकर के वो सभा संबोधित कर रहे हैं रैली को, और कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 खत्म किया। यानी सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने वाला माहौल नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो सांप्रदायिक आग लगी उसको बुझाने का काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि उस पर और किरासन तेल डालने का काम किया कि वो 40 की 40 सीटें हमको चाहिए। और जो पसमानदा मुसलमान की बात करते, पसमानदा मुसलमान की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि इस देश में 80-90% जो मुस्लिम है वो पसमानदा मुसलमान ही है और सबसे ज्यादा पीड़ित है, गरीब है वो। तो उनकी बात ये कब करते हैं? उन लोगों को तो छांट दिया इन्होंने। और ईडब्ल्यूएस जो लेकर के आए हैं कि ईडब्ल्यूएस में मुसलमानों को भी शामिल किया है। अब बताइए कि ईडब्ल्यूएस में कितने मुसलमान आएंगे? हम जान रहे हैं इस बात को कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ों को इतना आरक्षण दिया गया है, बावजूद इसके ऊंची नौकरियों में उनको जब वाइवा होता है, जब इंटरव्यू उनका होता है तो उनको छांट दिया जाता है, उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। और आरक्षण जिस वजह से लाया गया था वो फलीभूत नहीं हो पा रहा है। अक्सर ये चर्चा निकलती है कि वो चाहे कोर्ट हो या जो यूनिवर्सिटीज हो या जो बड़े पद हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उनमें कितने पिछड़े वर्ग हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं। और बीजेपी लगातार वो कोशिश करती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सवर्ण हैं, जिनको जो पहले से साधन संपन्न हैं, वही आगे आए। इसलिए ये वैसा कोई रोज काम लेकर के नहीं आते हैं जहां गरीब आदमी या निचली जाति के लोग या पिछड़े लोग जो है तरक्की कर सके। अब मनरेगा में देखिए इन्होंने बजट कम कर दिया, शिक्षा में देखिए बजट कर दिया कम, स्वास्थ्य में बजट कम कर दिया, हर जगह यूनिवर्सिटी में पैसे बढ़ा दिए, फीस बढ़ा दी। तो ये सारी जो चीजें की है उससे पिछड़े वर्ग में एक हताशा की स्थिति है और पिछड़ा वर्ग परेशान है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब हिंदूवाद लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग तो वो पिछड़े खड़े हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए कि केशव मौर्य जिस तरह से उनको जिताने का काम किया, उसकी वजह से एक रहता है कि पिछड़े वर्गों को लगता है कि सबसे पहले हमको हिंदू होना जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादातर अशिक्षित लोग हैं। उनको लगता है जो भरा जाता है वो बोलने लगते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार इस पे काम किया है, जो पदयात्रा की है, और जो कांग्रेस के नेता इस बार जो जमा हुए उनमें जो एनर्जी आई है, और साथ ही साथ मैं बोलूं कि राहुल गांधी को जब लगातार बोलते रहे ईडी सीबीआई ने उनके खिलाफ क्या नहीं किया, बावजूद इससे कहीं फंसे नहीं वो, तो फिर एक गलत केस करके उनको फंसाया गया और उसके बाद उनकी सदस्यता ली गई, उनका घर छीन लिया गया। अब उसके बाद बीजेपी के सारे नेता ने सारे हथकंडे अपनाए, सारे हमले किए, लेकिन विपक्ष उनके साथ आके गोलबंद हो गया। एक अच्छा मौका मिला उनको। तो ये जो आपने कहा कि राहुल ने बिगाड़ दिया भाजपा का खेल, इसको हम कहेंगे अक्षरशः सत्य है। और जैसा कि कह रहे थे पहले हमारे साथी कि पैनिक धनंजय जी का नेटवर्क डाउन हो गया है और मैं बिल्कुल फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था कि इनका नेटवर्क जाए नहीं, पूरी बात अपनी रखें। लेकिन खैर, चूंकि ये पहले बता ही चुके हैं कि थोड़ा सा ये बाहर हैं, राजस्थान में हैं, राजस्थान का सूरत हाल बता रहे थे धनंजय जी। और
अपने चर्चा के दौरान ही शुरुआत में उन्होंने बताया कि सिलेंडर 500 रुपये 550 रुपये में अब लोग खरीद रहे हैं। राइट टू हेल्थ का मामला वहां चल ही रहा है, लेकिन राजस्थान की चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में जब इलेक्शन के करीब होंगे, और कर्नाटक का इलेक्शन बीत जाने दीजिए, लेकिन बीच बीच में हम चर्चा तो करते ही हैं। कई सारे साथी चूंकि लिखते हैं कि आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, इस पर मैं कह रहा हूं बात यहां राजस्थान की नहीं, बात यहां पूरे देश की हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहां आगे है। देखिए, ये सियासी खेल जो है, इस खेल में और इस खेल को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, तभी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल पाएंगे। वरना आपको यही बताया जाएगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकल जाएगा, और आप मान जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग मानकर बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से मतलब हमारे जो आप तमाम दर्शक, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो सचमुच उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बहुत गहन अध्ययन करते हैं। रिसर्च भी करना होता है तो उसी पे करते हैं, डॉक्टरेट उसी पे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे बाहर निकलिए। एनसीईआरटी में कुछ चीजें हटा दी गई हैं, लेकिन और बहुत सारी किताबें हैं जहां आपको सच्चाई मिल जाएंगी। उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ेगा, और वो बहुत जरूरी है आज की तारीख में। वरना हमेशा यही होता रहा है कि सबसे पहले आपके ज्ञान के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, और फिर आगे जैसा जैसा सामने वाला कहेगा वैसे वैसे आप करेंगे, और फिर देश किधर जाता है ये भी इतिहास में दर्ज है। तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, ज्ञान का दाता आप हैं, ज्ञान आप देते हैं, और आपसे जरा एक बार फिर से समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा से इस पूरी कथा की शुरुआत होती है, पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है। भारत जोड़ो यात्रा 2022 के 7 सितंबर को शुरू होती है, और अप्रैल मई 2024 में इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन। लेकिन उससे पहले देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, विधानसभाओं के इलेक्शन जो हो रहे हैं, देखिए उससे ज्यादा चर्चा हम भी करते हैं और दूसरे सियासी दल के लोग भी कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी कर रहे हैं। वो चर्चा कर रहे हैं 2024 की। अभी बहुत शानदार ढंग से बता रहे थे प्रशांत टंडन जी कि देखिए, एक नेता कांग्रेस से पहले ही कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुका है, और कांग्रेस के लोग उसे अपनी पार्टी में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, एक नहीं दो नेता। और उसको जब वो दूसरी पार्टी बीजेपी वाले लेके आते हैं तो यहां बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगाई जा रही हैं। ये क्यों? ये डर है, भय है, या ये एक तरह से कांग्रेस को कमजोर बताने की कोशिश है? ये आप सब अच्छी तरह, यहां कोई सवाल नहीं बनता है, नहीं बचता है, लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या शुरुआत वहां से हो गई सितंबर महीने से, जहां के बाद अब दो हाथ करने तक बात आ गई है, जहां कब्र खुदेगी की बात हो रही है, पता नहीं और क्या क्या बातें होंगी। जरा आप इस पर और थोड़ा विस्तार से अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में आपने एक बात सुनी होगी कि हु ब्लिंक्स द आईज फर्स्ट, पहले पलक कौन झपकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन है वो तो पलक बिल्कुल खोले, आंख खोले बैठा है, बीजेपी केवल पलक झपक रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो वहां तो लड़ाई हो गई खत्म। अब दूसरे, जैसे आपने कहा आलू और सोने की बात, मैं आपको बिल्कुल सत्य वचन कहता हूं। आज मैं एक टीवी चैनल में था, एक डिबेट में था, वहां पे बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए थे, जैसे यहां भी हमेशा हम लोग प्रबुद्ध लोग से वार्ता करते हैं। वहां उन्होंने बताया कि साहब वो जो इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के एक चाय वाले ने, जो माननीय मोदी जी ने भी कहा था, उसने भगोने को उल्टे किया, उसके पीछे एक पाइप लगाया और चाय वो बना रहा है। मैं उस चर्चा के बाद से राजीव जी, भगोना एक बहुत बड़ा लिया मैंने, उसमें पीछे छेद किया, एक पाइप लगाया और सीवर का ढक्कन खोल के उस पर लगा दिया। अभी तक एक बूंद गैस नहीं है। मैंने उन्हें राय दी कि इस तकनीक का पेटेंट करा लिया जाए और ये नोबेल प्राइज मिल जाएगा उस चाय वाले को, और जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको भी नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो ऐसे ज्ञानी जन जो हैं वो मेरे ख्याल से 2014 के बाद मिलने बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, क्योंकि प्रेशर की आवश्यकता होती है। जो बायोगैस प्लांट लगाए गए थे, जो गोबर गैस प्लांट लगाए गए थे गांवों के अंदर, चाइना से शुरू हुए थे, हिंदुस्तान में लगाए थे, वहां पे गैस का प्रेशर बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग एलपीजी लेते हैं, कंप्रेस्ड गैस लेते हैं। तो अब इतने ज्ञानी लोग हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं 2014 के बाद। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने कहा, तो मेरे को केवल बदबू आ रही है, मुझे कोई गैस नहीं आ रही है। मैंने कहा इतनी एलपीजी महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, तो शायद मैं कुछ फायदा उठा लूं। तो देखिए, वास्तविकता में जो घटित हो रहा है वो ये हो रहा है, आज की तारीख में अपोजिशन ने, चाहे वो स्टालिन हो, जो कह रहे थे धनंजय जी, गहलोत साहब का जो हेल्थ फॉर ऑल का सिस्टम इन्होंने लागू किया है, इतना बड़ी चीज है ये।
गरीब से गरीब, और डॉक्टरों ने उसका विरोध किया, स्ट्राइक पे गए, बहुत हंगामा किया, उसके बाद सब सहमत हो गए। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाला, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका इलाज न केवल मुफ्त होगा, उसकी सारी जांच मुफ्त होगी, उसकी हर चीज मुफ्त होगी। ये रिवॉल्यूशन है। भारत को ऐसे कदमों की आवश्यकता है। हमारे भारत को अडानी को और किरण भाई पटेल को अमीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। देश का जो गरीब वर्ग है, जो 70% है, जो मेहनत कश है, जिसके चेहरे पे पसीना टपकता है, जो हमारे देश का बोझा उठाता है, जो हमारे सीवर साफ करता है, जो हमारे गंदगी को उठाता है, जो हमारा रिक्शा खींचता है, जो ठेला चलाता है, ये भारतवर्ष में पहला अधिकार उनका है। हम लोगों ने सुख का बहुत उपभोग कर लिया और वही अब राजा बनेगा, वही देश पे राज करेगा, जो गरीबों की हित की बात करेगा, पसीने की बात करेगा, और जो कुचले हुए लोग हैं और जो दबे हुए लोग हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था, जो विनोबा भावे ने कहा था, बिल्कुल वही चीज अब लागू होगी जो कि अपोजिशन पार्टी ने, स्टालिन ने, चाहे वो गहलोत साहब हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चारों तरफ से इनको अब ये केवल पलके झपका रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। राजीव, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन विपक्षी दल जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, और क्या उसका असर बीजेपी पे इस ढंग से पड़ रहा है कि बीजेपी परेशान है, हैरान है, हताश है। प्रधानमंत्री के जो भाषण आ रहे हैं, उन भाषणों को सुनिए, उसमें हताशा साफ दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा है तो क्या कुछ आगे हम देखते हैं? प्रशांत टंडन जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं, आपकी टिप्पणी। जी, एक तो राहुल गांधी, राजीव जी, बहुत साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, और उससे आप जो है अगले 2-4 दिन में कर्नाटका के कोलार में वो पब्लिक मीटिंग करने जा रही है। कोलार वही जगह है जहां पे भाषण उन्होंने दिया, और उसके बाद उनके ऊपर डिफेमेशन का केस गुजरात के सूरत में हुआ, और बाकी हम लोग चर्चा करते रहे कि कैसे उनकी सदस्यता गई जी। अब दूसरी गुगली उन्होंने फेंकी है कि इसी महीने के तीसरे हफ्ते में वो नागपुर जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरएसएस पे हमला करते रहे हैं। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नागपुर संतरों के लिए भी मशहूर है, और नागपुर एक और बात के लिए मशहूर है कि वहीं पे नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म को ग्रहण किया था। तो उस नागपुर में राहुल गांधी एक पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी आरएसएस पे हमलावर हैं, और ये बहुत बड़ा एक आप ये कहें कि पॉलिटिकल मूव होगा कि नागपुर में जाकर वो चुनौती देंगे, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के बारे में लंदन में बात की है, आरएसएस के बारे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार वो बात करते रहे। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि देखिए, केवल बीजेपी और कांग्रेस और अपोजिशन का मामला नहीं है राजीव जी। इस वक्त मामला ये है कि देश, पूरा देश एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहा था, और अभी भी गुजर रहा है, और इस बीच बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गए, बहुत सारी बातें हो गई, इकॉनमी हमारी बैठ गई है। नोटबंदी के बाद से इकॉनमी टेक ऑफ नहीं कर पाई, पॉलिटिकल सिस्टम बैठ गया है, बजट सेशन बिना कुछ किए खत्म हो गया, और पहली बार ऑपोजिशन ने नहीं, सरकार के सत्ताधारी पार्टी ने उसको संसद को बाधित किया। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमने आपने बहुत दशकों से पार्लियामेंट को कवर किया है, और पीठासीन अधिकारी जिस तरीके से संसद चला है, संसद के दोनों सदन जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं विपक्ष के बारे में, सस्पेंशन कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। किस तरीके से एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा पिछले दिनों कि सुप्रीम कोर्ट भी पिछले कुछ चीफ जस्टिस के दौरान
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े होते रहे। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा चंचूड़ कैसे काम करेगा सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ा। बहुत सारे मसले जमा हो गए हैं पार्किंग लॉट में, और इन आमूल चूल परिवर्तन के लिए अब सत्ता परिवर्तन केवल नहीं, सत्ता परिवर्तन एक दृष्टिकोण के साथ, वो दृष्टिकोण अभी केवल राहुल गांधी और स्टालिन, ये दो नेता हैं जो दे पा रहे हैं कि वो क्या दृष्टिकोण हो भारत का। क्योंकि अब समय आ गया है सिस्टम को रीबूट करने का, सिस्टम अपग्रेड करने का। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो देश हो, हर 10 साल 15 साल में सिस्टम को रीबूट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस अब सिस्टम रीबूट की जरूरत को महसूस कर रही है, और ये सिस्टम रीबूट होगा कि एजेंसियां कैसे काम करें, पुलिस कैसे काम करे, मीडिया कैसा हो। आप सोचिए, ऐसा कभी मीडिया सोचा था हमने कि वो सरकार के पक्ष में खड़ा रहे, विपक्ष से सवाल पूछे, दंगे भड़काए, नफरत चलाए? ऐसा मीडिया कभी सोचा था? तो मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि फोड़ा पूरी तरीके से जो है वो फूल चुका है, उसको फटना है, तो ये उसका धीमे धीमे समय आ रहा है। और 2024 में आप देखिएगा कि समाज किस तरीके से इस पे अपनी राय रखता है, और समाज निश्चित तौर पर जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि वो सिस्टम रीबूट की तरफ जा रहा है। बीजेपी के पास इस सिस्टम को रीबूट करने का कोई हथियार नहीं है। उनके पास ना सॉफ्टवेयर ना मदरबोर्ड है। राजीव जी, ना सॉफ्टवेयर है ना मदरबोर्ड है, और आपको रीबूट करना ज़रूरी है, वरना परिस्थितियां बदल जाएंगी जो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें कुछ बहुत ही पॉजिटिव जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो दो तीन चीजें मैं देख रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई धाराएं थी, अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से कांग्रेस ने आगे बढ़कर देश को लीड किया और परिवर्तन की इच्छा जताई। वही इच्छा आज भी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए, इस बात को तो बहुत लोग चाहते हैं, बहुत सारे विपक्षी दल कहते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसको लीड किया है और परिवर्तन हम करेंगे इस बात की इच्छा ही नहीं जताई है, बल्कि उसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ है। और देखिए वो एक्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक हो रहा है। कांग्रेस उन्हीं से वार्तालाप कर रही है, उन्हीं लोगों का हाथ थाम रही है जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया है। वो ऐसे लोगों की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही है जिन्होंने हाथ अपने जो है वो जिस तरीके से हाथों को छाती से बांधकर रख लिया जाता है, उनकी तरफ हाथ कांग्रेस नहीं बढ़ा रही है। जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, विपक्षी दलों ने इच्छा जाहिर की है कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे, उनका हाथ थामा है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या अन्य लोग हो। उन लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं जा रही कांग्रेस। तो ये जो सेलेक्टिव जो उसका अप्रोच है कि वो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपने पार्टनर्स को तैयार कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम ऐसा खाली एक कुनबा किस्म का तैयार कर दें जो पता चले कि अंतर विरोधों से भरपूर हो, एक दूसरे को काट रही हो, एक दूसरे के विचारों के खिलाफ जाते हो। ऐसा कुनबा बिल्कुल इस समय विपक्ष का नहीं तैयार हो रहा है, तो इसमें सबसे अच्छी बात मैं देख रहा हूं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस एक तरह से परिवर्तन को लीड करना चाहती है, ये वापस उसकी जो इच्छा, वही जो 1947 के पहले हमें दिखाई दे रही थी, वो आज फिर से दिखाई दे रही है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव पक्ष है जो मैं देखता हूं, और मुझे लगता है यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। इस लड़ाई को वो लंबे समय तक करने के लिए तैयार है। ये बातें हमें उसके बहुत सारे कामों से दिख रही हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने बड़ा स्पष्ट विभाजन कर दिया है, दूसरी तरफ राहुल जो है वो वैचारिक हमले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, आरएसएस पे कर रहे हैं, मोदी पर कर रहे हैं, अडानी पर कर रहे हैं, अब बहुत ही निर्भीक होकर कर रहे हैं। वरना आप देखिए कि उद्योगपति पर टिप्पणी करना इतना आसान नहीं होता है, खासकर इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी को भी फंड चाहिए रहता है, आपको भी चुनाव लड़ने हैं। अल्टीमेटली आप 10 रुपए या 100 रुपए की सदस्यता के बल पे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, हम सब जानते हैं, वो खुला खेल है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के जो सबसे अमीर, दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन चुके
उद्योगपति पे हमला करना ये साहस की बात है, और ये साहस है, यही लोगों का दिल जीत रहा है, यही कांग्रेस का एसेट बन रहा है। वरना आप सोचिए, कुछ समय पहले तक जिस कांग्रेस को लोग कह रहे थे कि ये खत्म हो चुकी है और मोदी और शाह मिलकर तो पूरा कांग्रेस को सफाया कर देंगे, और वैसा लोगों को लगने भी लग गया था। फिर उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी को नाकारा साबित कर दिया गया था, तो उसमें से वापस उठ खड़ी हुई है, कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है, राहुल भी उठ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब ये सबसे बड़ी जो समस्या ये आ रही है कि 2024 का चुनाव अगर उसको गठबंधन करना पड़ता है या उसे मिलकर लोगों के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है, तो किसके साथ जाए? उसका बस चले तो सबको अपना पार्टनर बना दे, लेकिन पार्टनर उसका बनने के लिए अब मुझे लगता है कोई तैयार नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी जो है, राहुल ने जो खेल बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी के अंदर मोदी को अकेला कर दिया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूरी राजनीति के अंदर अकेला कर दिया। यह सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा गया है। हो सकता है 2024 तक उस तरीके से बहुत ज्यादा सफलता अगर कांग्रेस को नहीं मिलती तो भी उसके पास पार्टनर्स की कमी नहीं रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन की या सहयोगी दलों की मदद की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए उसके पास निश्चित रूप से बहुत बड़ा टोटा रहेगा, किल्लत रहेगी कि कौन उसके साथ आए। ये मुझे ऐसा लगता है कि राहुल ने जो सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपक जी कि राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर ही मोदी जी को अकेला कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, जरा समझना चाहता हूं धनंजय जी, किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, दीपक भाई ने अच्छी बात कही है, मैं भी चाह रहा था। राहुल गांधी ने एक और बड़ा काम किया है कि देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दो धड़े में आने पे मजबूर कर दिया है। आप तानाशाही के साथ हैं या आप लोकतंत्र के साथ हैं, आपको ये तय करना पड़ेगा। इसलिए जो तमिलनाडु में जो कई पार्टियों का संगठन, वहां कई पार्टी के लोग वहां जमा हुए और उन्होंने तय किया कि भाई आप ब्लैक एंड व्हाइट रहिए, आप ग्रे शेड में नहीं रहिएगा, वो राहुल गांधी की ही कोशिशों का नतीजा है कि इस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को लेकर के लोकतंत्र पे लगातार बात की और मोदी जी पे, अडानी पर, दोनों पर अपना हमला कभी छोड़ा नहीं, और जितनी भी गलत नीतियां रही सब पे उन्होंने विरोध जताया और एक ऐसे नेता के तौर पे खड़े हो गए जो जनता के साथ खड़ा नजर आता है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है कहने को। सत्ता ने तो सारे ताकत हथियार लिए, इवन समझ लीजिए कि जुडिशियरी, इवन समझ लीजिए कि पत्रकारिता, पूरा मीडिया का हमेशा क्या रोल रहा? मीडिया जो है जनता के साथ रहती है, मीडिया जो है विपक्ष के साथ खड़ा होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सत्ता के साथ जाके खड़ा हो गया और सत्ता के लिए आगे जाकर के बैटिंग करने लगा, वो ढोल बजाने लगा, वो लोगों को बुलाने लगा, इस तरह का माहौल बना दिया। और अभी देखिए कि एक और, अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि आईटी मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है, उसने एक नया अभी चेकर जो है वो बना रहे हैं। वो फैक्ट चेकर जो है कमेटी बनाएंगे और वो फैक्ट चेक करेंगे, और जो सोशल मीडिया के जो बात है, जो ट्विटर है, जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, उनको कहेंगे कि ये न्यूज जो है या आ रही है वो गलत है और इसको आप बैन कीजिए, इसको हटाइए अपने पूरे लिंक से। तो मतलब ये दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने का रास्ता बना रहे हैं वो, और सरकार ये तय करेगी कौन न्यूज सही है, कौन न्यूज गलत है। तो समझिए कहां लेके जाना चाह रही है बीजेपी। तो इस बार ये है कि अगर इस बार हम चूके तो चूंकि एक समझ लीजिए कि जैसा कहा कि अभी मोदी और शाह के अलावा बीजेपी में कोई नेता नहीं है, सेकंड पीढ़ी तो है ही नहीं उनके पास। जो बीजेपी वाजपेयी जी के समय थी, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी हुआ करती थी, आज तो कोई दूसरी पीढ़ी है ही नहीं, एक नेता है, उसका नाम है मोदी, और मोदी का एक ढाल बने हुए हैं अमित शाह, बाकी कोई तीसरा नेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी पटकनी खाती है तो उनको पता है कि बहुत दूर जाकर के गिरेंगे और जनता की नजर में उठने में बहुत वक्त लग जाएगा। अब ऐसे में जबकि अडानी को लेकर के, या कहिए कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री है उसको लेकर के, या कहिए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से विपक्ष का साथ लेकर के खड़े हो गए सोशल मीडिया पे ढेर सारे पत्रकार, जो पत्रकारिता की रीढ़ बने हुए हैं या जो पत्रकारिता को रीढ़ वाले सब्जेक्ट मानते हैं, वो सारे लोग अगर वो फैक्ट चेकर जो है संस्था बना करके, कमेटी बना करके और उस तरह का काम शुरू किया तो जाहिर है उस पर अंकुश लगाने का काम बीजेपी करेगी। ऐसा निकट भविष्य में मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहूं कि आप कितना बिगाड़ लो आप, लेकिन जब जनता में ये मैसेज चला जाता है कि आप भ्रष्ट हो, जनता में ये मैसेज चला जाता है कि आप तमाम
संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, सत्ता के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, विकास के नाम पे शून्य हो। और जब जनता देख रही है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की आय दुगनी करनी थी, देश में शौचालय ढेर सारे बनाए थे, शौचालय कितना बड़ा घोटाला है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पे जब जांच होगी तो चीजें पता चलेगी। फिर देखिए कि अभी जो है मनरेगा को लेकर के जिस तरह से बजट कम किया गया है, तो मनरेगा के लोग भी आंदोलन करने लगे। शिक्षा में बजट किया गया है, उसमें आंगनवाड़ी में कम किया गया है, तो तमाम जगहों पे ये लगाया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी खत्म हुई और बेरोजगारी बढ़ी, और जो है उसके बाद आप देखिए कि हिंदू मुसलमान जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान हो, लेकिन विपक्ष इस बार तन के खड़ा है कि हम अपना पाला चुन चुके हैं और जनता को अब और बेवकूफ नहीं बनाने देंगे सत्ता पक्ष को। और जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सबको अंदेशा है, सबको समझ में आ गया है। जिस तरह से नड्डा ने कहा था कि रीजनल पार्टियों की, लेकिन मैं खाली रीजनल पार्टियों की बात नहीं है, ये साबित कर रहा है जिस तरह से ये अमित शाह और मोदी देश को चला रहे हैं कि देश जो है लगातार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर शाही की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से कोलेजियम को लेकर के किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है और लगातार हमला किया है जुडिशियरी पे, जिस तरह से रिटायर्ड जजों को कहा है कि एंटी नेशनल है इसमें ढेर सारे लोग, तो ये तमाम चीजें ये बता रही है कि ये तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर 2024 में अगर सारा विपक्ष जमा नहीं हुआ तो फिर लोकतंत्र, संविधान बचेगा नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, कल ही रात को 8:30 बजे INB मिनिस्टर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की घोषणा की कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अब सोशल मीडिया पर कैसे लगाम लगाया जाएगा। हालांकि ये सेंटेंस नहीं था, ये अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ मैं। और लगाम ये है कि जो आप अभी बता भी रहे थे कि अब सोशल मीडिया पर जो खबरें चलेंगी उन खबरों का फैक्ट चेक किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का होगा। वो उसके बाद सरकार बताएगी कि ये सही है खबर या गलत है, और उस हिसाब से उस प्लेटफॉर्म से आपके उस वीडियो को, उस कंटेंट को हटाने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, गूगल, हर जगह से वो हटाने के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यानी कि अब हम और आप अगर जो सरकार विरोधी अगर बात कर रहे हैं तो कोई ठिकाना नहीं है कि कल को उस कंटेंट को हटा दिया जाए। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं धनंजय जी, बहुत गंभीर बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस देश के विपक्षी नेताओं को समझना होगा, विपक्षी दलों को समझना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 2024 के बारे में लोग अलग अलग बातें कर ही रहे हैं। आना चाहता हूं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, और समझना चाहता हूं आपसे कि क्या सचमुच एक अलग धारा का निर्माण हो चुका है जिसमें राहुल गांधी बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं, और यहीं से शुरुआत होती है बीजेपी के बैकफुट की। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही बैकफुट पे आना शुरू हो गई थी। और जब राहुल गांधी ने सदन में अडानी को लेकर के जो बातें कही, उसके बाद तो लगता है कि जैसे तुषारापात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एकदम से हो गया, और भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता नहीं सूझ पा रहा कि अडानी नाम के जिन्न से जो पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो उससे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस पे मोर्चा संभाला, अपनी बात पे अड़े रहे, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जो है एकजुट हो गया अडानी के मसले को लेकर के, तो ये जो है नई धारा निश्चित तौर पर बनना शुरू हो गई। और इसके जरिए राजीव जी जो एक बड़ी बात हुई, जो हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं, कि विपक्ष एकजुट तो हुआ था अडानी के जेपीसी की मांग को लेकर के सदन के अंदर, लेकिन सड़क पे आकर के ये जो था वो परिवर्तित होने लगा 2024 के गठबंधन के रूप में, कि 2024 की रूपरेखा क्या होगी। सेंटर में अडानी होंगे, और जैसा कि प्रशांत जी कह रहे थे कि सतपाल मलिक ने कहा कि बोफोर्स जैसा ही मसला होगा, जनता तक बात पहुंच रही है। मुझे लगता है कि 1 साल का लंबा समय है, और राहुल गांधी की जो दूसरी पदयात्रा होगी, उस दूसरी पदयात्रा में अडानी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु होंगे। और अडानी जब केंद्र बिंदु होंगे चर्चा का, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा का केंद्र बिंदु होंगे। क्योंकि राहुल गांधी तो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं सवाल तो अडानी पे करता हूं, बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है?
कि अडानी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आती है। तो राजीव जी, जिस तरीके से चीजें बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक चीज तो समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब चूंकि वो रणनीति है कि चूंकि राजनीति कर रहे हैं, तो भाई सबकी महत्वाकांक्षाएं अपनी अपनी जगह हैं, सबको सत्ता में ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो ये तो चिंता हो सकती है कि सीटों को किसको कहां ज्यादा मिले, मतलब उस सीट शेयरिंग पे तो कोई दुविधा की स्थिति हो सकती है और उसमें दबाव की स्थिति कोई बना सकता है। लेकिन एक बात पे पूरा विपक्ष मुझे लगता है ये एकजुट हो चुका है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और इस लड़ाई का नेतृत्व जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, जो राहुल गांधी ले रहे हैं, तो उस मोर्चे को जो है, उस लड़ाई को जो लीड करना है, वो राहुल गांधी को ही लीड करना है। इसमें मुझे लगता है विपक्ष जो है वो एक मत हो चुका है और एक राय ये बन चुकी है राजीव जी। जी, बहुत सारी बातें, और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ नया होता है, नई चीज़ें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ सत्ता पक्ष है जो किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से अपनी दमदारी और अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा ही ये पक्ष, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, और जहां सबकी नज़रें कांग्रेस की तरफ टिकी हुई हैं, और कांग्रेस भी धीरे धीरे अपने पत्ते जो हैं वो खोल रही है। तो आने वाले समय में और क्या कुछ होने वाला है। राहुल गांधी के बारे में जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि साइकोलॉजिकली राहुल गांधी ने लीड ले ली है, और वो साइकोलॉजिकल वार कर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और उसकी काट अभी मिली नहीं थी कि सदन में राहुल गांधी का, यानी संसद के अंदर लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण, उसके बाद वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, कैम्ब्रिज में उनका भाषण, वहाँ इंग्लैंड लंदन में और भी 2-3 जगहों पे भाषण। इन सब भाषणों से बीजेपी इतनी परेशान हो जाती है कि अब कुछ भी बोलने के लिए उसके नेता बाहर निकल के आ जाते हैं। और वही कुछ भी बोलना, जो कुछ भी कोटेड शब्द मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, जैसे किरण रिजिजू साहब ने जो कहा था देश के पूर्व न्यायाधीशों के बारे में, पूर्व जजों के बारे में, तो उनसे कल जब सदन का अंतिम दिन था, उनसे पूछ लिया गया सदन के अंदर ही सवाल, लिखित सवाल में, कि आपने जो कहा कि ये लोग जो हैं वो एंटी इंडिया हैं, तो क्या ऐसे एंटी नेशनल की जो बात कर रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो क्या आप झूठ बोल रहे थे बाहर? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब तो क्योंकि ऐसे मंत्रियों को, बाकी नेता कुछ बोले तो अलग बात है, लेकिन अगर मंत्री ऐसा कहते हैं और उस दौरान कहते हैं जब सदन की कार्यवाही चल रही होती हो, और उस समय अगर पूछा जाए, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में पूछा गया कि क्या सचमुच ऐसा है, अगर है देश में, तो इस पर जैसे NSA लगाइए, UAPA लगाइए, कुछ और लगाइए आप, तो फिर वहां भी बताया गया कि ऐसा गैंग नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर आप खुलेआम चैनलों पे जा करके और सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या आपके अंदर कोई भय है, कोई डर है? ये बैठ गया है कि 2024 में हम नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो जीतने की कोशिश कीजिए जनता को, उनके दिलों को, न कि भय पैदा कीजिए। बस यही गुजारिश। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें ऐसे होती रहेंगी आने वाले वक्त में, और चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुसुम कश्यप जी हैं, अगेन नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और सुजीत